So welcome to the another part of the video, and today we will discuss more objectives of your paper second, and so let's begin, and I will try to bring out all the facts that are required for your examination. तो जो पहला फैक्ट है इस वीडियो में वो है कि जॉन मिल्टन जो है उनका जो जीवन काल 1608 से 74 तक का था, वो किस एज से बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे, जो एज 1600 से 1660 तक माना जाता है। हालांकि कभी कभी इसको 1622-23 से लेकर 1674 तक ही कहा जाता है, लेकिन जो है ध्यान रखिएगा कि इस एज का संबंध, प्यूरिटन एज का संबंध जो है जॉन मिल्टन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहे, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटेड रहे इस एज में वो। इसी कारण से इसको द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ें तो बच्चों मैथ्यू आर्नल्ड जो है, जिनका जीवन काल 1822 से लेकर 1888 तक है, वो बिलोंग करते थे किस एज से। तो ध्यान रखिएगा विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे, जो कि 1837 से 1901 तक है। इससे पहले था रोमांटिक एरा, जो कि 1798 से 1837 तक था, है ना। तो मिल्टन बिलोंग करे प्यूरिटन एज से, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, वो 1600 से 1660 के आसपास था, है ना। और आर्नल्ड बिलोंग करे विक्टोरियन एरा से। ठीक है, और मेजर कैरेक्टर्स की बात करें रेप ऑफ द लॉक की, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि क्लैरिशा किसका कैरेक्टर है, सॉक किसके कुत्ते का नाम है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बेलिंडा जो है, फिर द बैरन, क्लैरिशा जो कि फ्रेंड होती है बेलिंडा की, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जेलस फ्रेंड है वो। और एक और है सॉक, SHOCK, सॉक जो कि बेलिंडा के कुत्ते का नाम है, लैप डॉग का नाम है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसके अलावा कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बातें की है और आज भी करूँगा लास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ूँ तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, बहुत ही फेमस कोट है ये, जॉन कीट्स ने कही है, जिनका जीवन काल बहुत ही छोटा रहा था, 1795 से लेकर 1821 तक का, 26 साल का। ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी डेथ हो गई थी बहुत ही कम एज में। और ये डेडिकेटेड था थॉमस चैटरटन को, है ना। थॉमस चैटरटन को ये डेडिकेटेड था और ये पब्लिश हुई थी 1818 में। ठीक है, आगे बढ़ूँ तो अलेक्जेंडर पोप की बात करें, जिनका जीवन काल 1688 से 1744 तक का था। और मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया। तो पूछा जाता है कि क्या ये दोनों एक ही एज से बिलोंग करते थे, क्या अलेक्जेंडर पोप और मैथ्यू आर्नल्ड कंटेम्प्रेरीज थे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग एज से बिलोंग करते थे। जैसे कि पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया होगा, क्या जॉन डन और जॉन मिल्टन सेम एज से थे? तो नहीं, दोनों सेम एज से नहीं थे, है ना। आगे बढ़ूँ तो डिड मिल्टन बिलोंग टू द ऑगस्टन एज, क्या मिल्टन ऑगस्टन एज से बिलोंग करते थे? तो इसका भी आंसर नहीं होगा, नो होगा, क्योंकि ऑगस्टन एज 1714 से 1760 तक का है। और इसके जो मेजर पोएट हैं वो अलेक्जेंडर पोप हैं, जो कि न्यू क्लासिकल एज भी कहलाता है ये एज ऑफ पोप भी कहलाता है, तो ध्यान रहे। आगे बात करूँ तो बच्चों द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही फेमस वर्क है, आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि चौसर चाहते थे कि 100 स्टोरीज़ को लिखें, जिसमें कि 24 ही वो पूरी कर पाए थे, मैंने पहले भी बताया है। तो ये किसके द्वारा कंपोज करा गया है, या एक्चुअली ये वर्स में है या टेक्स्ट में है, आई एम नॉट दैट श्योर। तो ये इतना ध्यान रखेंगे कि ये जॉफ्रे चौसर ने लिखा है, जिनका जीवन काल 1340 से 1400 तक का रहा था। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड से बिलोंग करते थे। इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूँ तो एक यहाँ पर लाइनें ली गई हैं कुछ, है ना। एंड ईच हाफ लिव्स हो जाएगा, एंड ईच हाफ लिव्स 100 डिफरेंट लाइव्स, हु वेट लाइक दी बट नॉट लाइक दी इन होप। ये लाइनें किससे ली गई हैं पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, हो सकता है एक्सप्लेनेशन में भी पूछ दे, तो आप ध्यान में रखना है इसको। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, एंड ईच हाफ लिव्स 100 डिफरेंट लाइव्स, हु वेट लाइक दी बट नॉट लाइक दी इन होप। तो यहाँ पर दिखाया गया कि उस टाइम के लोग कितने पर्पसलेस होते थे,
उनका कोई एक फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी कह सकते हैं बहुत ही वीक होता था, दृढ़ संकल्प उनमें नहीं था, कोई एक गोल को लेकर, कोई एक पर्पस को लेकर वो अपना लाइफ नहीं जी रहे थे। मतलब वो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, ऐसा पोएट ने दिखाने का प्रयास किया है मैथ्यू आर्नल्ड ने स्कॉलर जिप्सी के माध्यम से। तो ये उसी की लाइन है, मैंने लिखा है द स्कॉलर जिप्सी, जो कि 1853 में पब्लिश हुई थी। आगे बात करूँ तो बट इट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम विंग्ड चैरिट हरिंग नियर। तो यहाँ पर ये टाइम के जल्दीबाजी को दिखाया गया है। और याद होगा एक पोएम आपने पढ़ा होगा मिस्टिक ड्रम से, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जो कि 1681 में पोस्टमसली पब्लिश हुआ था उनके मरने के बाद। और ये एक कार्प डियम कही जाती है। कार्प डियम एक तरह का पोइट्री होता है ना। और ये एक मेटाफिजिकल पोएम भी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम। और स्वाभाविक है एंड्रयू मार्वेल जो है एक मेटाफिजिकल पोएट भी हैं, तो ध्यान में रखेंगे आप। आगे बात करें तो इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यानी एक पोएम जो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। तो ये किस बारे में है? एक तरह की एलेजी है ना। इसमें पोएट जो है मर्न करते हैं, द डेथ ऑफ, किसके डेथ को मर्न करते हैं? ये नाम इंपॉर्टेंट है, AHH, मैंने पूरा नाम भी लिखा है, आर्थर हेनरी हेलम, या फिर आर्थर हेलम कहें आप। आर्थर हेलम के डेथ को मर्न करते हैं, उनकी मृत्यु का शोक मनाते हैं, चूँकि एक एलेजी है। और ये विक्टोरियन पोएट थे और ये लिया गया है इन मेमोरियम एंथोलॉजी से, जिसमें कि पूरे ही जो कविताएं हैं वो एलेजीज ही हैं। आगे बात करूं तो एक लाइन है जो कि रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है कि व्हेन अ वुमेन्स हस्बैंड डाइज सी पाइंस फॉर अ सेकेंड। कह रहे हैं कि इस लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? तो ये लिटरेरी डिवाइस पन है। पन, ध्यान रहे, तो पन जो है वर्ड गेम होता है एक तरह का, जब एक ही वर्ड से दो मतलब निकलते हैं। अब यहाँ पर मैं मतलब समझाऊँ इसका, हो सकता है एक्सप्लेनेशन में पूछ दे। व्हेन अ वुमेन्स हस्बैंड डाइज, जब एक औरत का पति मरता है, सी पाइंस फॉर अ सेकेंड, वो थोड़े देर के लिए रोती है। या फिर एक और इसका मतलब होता है सी पाइंस फॉर अ सेकेंड, मतलब वो दूसरे पति के लिए रोती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरा इसका अर्थ है, इस वजह से इसको हम पन लिटरेरी डिवाइस कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ूँ तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। ये लाइन है, इसमें पहचानने कहा गया था कि कौन सा मीटर है इसमें, है ना। तो इसको ट्रोकाइक पढ़ा जाता है, ट्रोकाइक या ट्रॉकी पढ़ा जाता है। क्यों? तो इसका जानिए वजह क्या है। हमने इससे पहले आपको आयम्बिक बताया होगा। आयम्बिक में क्या होता है कि शुरू होता है अनस्ट्रेस्ड से स्ट्रेस्ड की तरफ, लेकिन इसमें उल्टा होता है, स्ट्रेस्ड से ही शुरू होता है। पहले स्ट्रेस्ड होगा, लाइक लेट स्ट्रेस्ड हो जाएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, यानी इस तरह से करके होगा। और यदि इसके मीटर की बात कर लें तो आप मीटर खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं सिलेबस का नंबर फाइंड आउट करके, जैसे कि लेट अस देन, है ना, बी अप एंड डूइंग, इसमें दो हो जाएगा आपका। स्टिल अचीविंग, है ना, अचीविंग, तो यहां पर इसमें दो आ जाएगा। फिर स्टिल, इसमें भी आपका अचीविंग, है ना, परसुइंग, परसुइंग। ठीक है, तो इस तरह से टोटल इसमें आपको टेट्रामीटर में है ये, तो इसमें 8 हो जाएंगे। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, हेलेनिज्म। हेलेनिज्म से किसका संबंध है? हेलेनिज्म जो होता है ये, इसका संबंध जॉन कीट से कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीक आर्ट के बहुत बड़े लवर थे, इन्हें पसंद था, ये प्रशंसा करते थे हमेशा। हमने लिखा भी है, सिंस ही वॉज एन एडमायरर ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, चूँकि वो ग्रीक सिविलाइजेशन को एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे उसकी, इस वजह से उन्हें जोड़ा जाता है हेलेनिज्म से, है ना। और नीचे कुछ मैचिंग्स थे, तो निम्स, सिल्फ्स, नोम्स एंड सेलेमेंडर्स, ये सब जानते ही हैं किससे लिया गया है, तो द रेप ऑफ द लॉक से लिया गया है। उसके बाद बात करें कि स्वान एंड सेरो, हमने पहले भी पार्ट में बताया था एक पोएम जो कि एक फॉर्म या सेप पोएम था, वो था स्टरविंग्स, है ना। तो यहाँ पर ये भी एक सेप पोएम है, दो सेप पोएम है आपके मिस्टिक ड्रम में, जो कि जॉन हॉलैंडर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद बाइजेंटियम एक पोएम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो कि W.B. यीट्स के द्वारा लिखी गई है। इनका जीवन काल 1865 से 39 तक का था। 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, आयरलैंड, आयरिश पोएट थे। जॉर्ज हर्बर्ट, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये मेटाफिजिकल पोइट्री से इनका जो है संबंध है।
इसके अलावा मेटाफिजिकल पोइट्री में थे आपके जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रशॉ, अब्राहम कॉली, ये सब सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे। और अलेक्जेंडर पोप का संबंध जो है न्यू क्लासिसिज्म से है, न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते थे, जो कि न्यू क्लासिकल एज की बात करें तो ये मिड 18th सेंचुरी से लेकर अर्ली 19th सेंचुरी तक जो है माना जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जिसने मुझे बहुत परेशान किया, क्वेश्चन था कि डिड मिल्टन ट्रांसलेट द बाइबल, क्या मिल्टन ने बाइबल को ट्रांसलेट किया? तो इसका आंसर मैं आपसे ही पूछना चाहता था, बट कोई नहीं, मैंने इतना सारा रिसर्च करा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर यस होगा, उन्होंने करा था इसको रिसर्च। हालांकि इस पर कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि हाँ, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। यही कारण था कि उनका जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है बाइबल के थीम पर। और कई बार इनको जोड़ा जाता है कि किंग जेम्स कहा जाता है, किंग जेम्स के वर्जन ऑफ बाइबल को इन्होंने कॉपी किया, बट ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने पढ़ा डीपली और फिर से उसको लिखा या फिर, तो ध्यान रखें कि इसका आंसर यस हो जाएगा। हाँ, मिल्टन ने बाइबल को ट्रांसलेट किया। तो यदि कहीं पर आपको डाउट्स लगे हों, थोड़ा मैं आज उतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाया, बिकॉज आई कुडंट ट्रैक ब्रेक, मुझे आराम नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं मैं वही कपड़े में हूँ जिससे मैंने कल शूट किया हुआ था। तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत व्यस्तता होती है, बस आप लोगों के ही काम में रिसर्च करना होता है। मैंने पहले भी बताया, फैक्ट्स को अच्छे से देखना होता है। मुझे इस क्वेश्चन में लगभग 2 घंटे लग गए। कोई नहीं, चलिए आपके लिए इतना तो कर सकते हैं। बस आप लोगों से कुछ उम्मीदें होती है जो कि आप शायद पूरा करेंगे, आपसे यही गुजारिश है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी। और यदि कोई और हेल्प चाहिए तो यू मे आस्क फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।